हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स ऑन द मूव की नेक्स्ट वीडियो पे। आप सबको एक बार रिमाइंडर के तौर पे मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे इस वक्त हम रिविजनरी डिस्कशन कर रहे हैं, यानी वो टॉपिक्स जो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे पढ़ा दिया उसको फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं। और स्टार्टिंग इस वक्त मैंने जो की है वो नेशनल इनकम से की है, और यहाँ पे ये पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे इसमें 5-6 वीडियोस ऑलरेडी पास में मैंने बना दिए, आप जाके टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं। लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड पे बात किया था। अब इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो इनकम मेथड पे बात कर रहे हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस कंटिन्यू एंड सी कि इनकम मेथड में क्या होता है। ओके देखिए, इनकम मेथड की बात कर रहे हैं तो इनकम मेथड का मतलब यहाँ पे टेक्निकली इसको क्या बोला जाता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब हम यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होंगे जिसको यहाँ पे लेना है, उसको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी इंप्लॉयज को कंपनसेट करना जो है इनकम मेथड का सबसे पहला कंपोनेंट होता है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो इसमें क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी कैश के फॉर्म में जो भी आपको कंपनसेशन दिया जाता है वो आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, नॉन कैश बेनिफिट और गुड एंड सर्विसेज दैट एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू इन एम्प्लॉय, यानी नॉन कैश बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है। जैसे आप बहुत सारी कंपनियां हैं जो लंच या डिनर करवाती हैं, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह भी देती हैं, कुछ ऐसी कंपनी होती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बाकायदा प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देती हैं। तो ये सारी चीजें भी जो होती हैं ये कलेक्टिवली, ये सारी की सारी चीजें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब और एम्प्लॉयज को कंपनसेट करती है, एम्प्लॉयज को उसके बदले का पैसा देती है, तो वहां पे सिर्फ कैश नहीं आता है, बल्कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट इसमें डिस्कशन है वो है हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू एम्प्लॉयर, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी फंड हो गया, लेबर वेलफेयर फंड हो गया। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो होती है, यानी सोशली अपने एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये भी जो होता है वो इनकम मेथड का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम which arises from ownership of land and building. It include both actual rent and the imputed rent. और एक्चुअल रेंट तो जो एक्चुअल के फॉर्म में आप रेंट पा रहे हो वो रेंट का पार्ट होता है। और इम्प्यूटेड रेंट में मैंने बताया है कि एक बंदा अगर वो अपने ही घर पे रह रहा है तो उसकी भी अपनी एक इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, यानी वो लेट सपोज मिस्टर एक्स अपने घर पे रह रहे हैं, तो अगर वो अपने घर को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं तो उस पर्टिकुलर घर का वो रेंट रिसीव कर सकते हैं जिस घर में फिलहाल वो रह रहे हैं। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है, इम्प्यूटेड वैल्यूज को कैसे लिया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड है, उनका घर जिस इलाके में होता है 2 BHK 3 BHK है, तो उसी का कैलकुलेशन कर लिया जाता है और ये पूरी की पूरी आपकी इम्प्यूटेड वैल्यू हो जाती है। तो रेंट को भी हम कंपनसेशन ऑफ रेंट को भी हम क्या करते हैं, ये नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड का कंपोनेंट बनाते हैं। यानी सबसे पहला क्या हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा जो इनकम का सोर्स होता है वो रेंट से होता है। और रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट्स। अब देखिए, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये अगर आप देख सकते हो कि लेट सपोज की सैंड है, या फिर अगर हम कोल माइंस वगैरह की बात कर लें, तो कंपनी गवर्नमेंट जो होती है इनको कुछ राइट प्रोवाइड करती है। अब जब राइट प्रोवाइड करती हैं तो ये लोग लेट सपोज की फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से लेट सपोज की 200 करोड़ ऑफ प्रॉफिट किसको देंगे, 200 करोड़ ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट को देंगे, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अ राइट ओवर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया वेयर सैंड इज फाउंड और द कोल माइन इज सिचुएटेड। तो रॉयल्टी क्या would refer to income received for granting लीजिंग राइट ऑफ सब सॉइल राइट। देखिए, इनकम रिसीव्ड जो आप करते हो, जैसे मान लो कोई राइटर होता है, जैसे संदीप गर्ग की बात कर लें, संदीप गर्ग को भी राइटिंग रॉयल्टी मिलती है पब्लिशर्स द्वारा। या फिर अगर हम डीके गोयल को बात करें तो जो पब्लिशर होते हैं वो डीके गोयल को भी लगातार रॉयल्टी प्रोवाइड करते रहते हैं।
नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। इट इंक्लूड बोथ एक्चुअल एज वेल एज इम्प्यूटेड, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड। अब देखिए इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट क्या है? ये वो अमाउंट होता है जो किसी प्रोडक्शन यूनिट को जब दिया जाता है उस पे जो इंटरेस्ट अराइज होता है वही होता है। और एक खास बात है कि प्रोडक्शन यूनिट है, यानी अगर किसी भी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए इसको इन्वॉल्व किया गया है, किसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए अगर इसको इन्वॉल्व किया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंटरेस्ट नहीं होगा और इसको हम नेशनल इनकम का पार्ट बनाएंगे। यानी अगर कोई इंटरेस्ट कैपिटल ली गई है किस पर्पस के लिए? मेडिकल के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, और उस पे अराइज होने वाला अगर इंटरेस्ट है तो दैट विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, यानी सरकारें जो पब्लिक डेट पे जो इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पसेस, या फिर इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फंड, तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं होगा। यानी अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसको हम नेशनल इनकम से बाहर रखेंगे। यानी एक कंज्यूमर ने लोन लिया किस लिए? कंजप्शन पर्पसेस के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैरिज फंक्शन है या फिर कोई और पार्टी वार्टी है, ठीक है ना, या फिर लेट सपोज कि टूरिज्म पर्पस है, और उस पे अराइज होने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आप समझ सकते हो, जो मुनाफा एक एंटरप्रेन्योर कमाता है, और वो कब कमाता है? जब वो रिस्क लेता है, ठीक है ना। इट इज अ रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम मतलब वो इनकम जो बाकी सारे खर्चों को देने के बाद बचती है। अब वो खर्चे क्या क्या हैं? जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट होगा तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना, जिसको हम प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी कहते हैं, या फिर डिविडेंड जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, या फिर रिटेन्ड अर्निंग जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर हम इसको रिजर्व और सरप्लस का भी नाम देते हैं। यानी जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट के तीन पार्ट होगा। प्रॉफिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड एंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो टैक्स के फॉर्म में दे दिया जाता है, दूसरा हिस्सा होता है जो प्रॉफिट के तौर पे किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और लास्ट में रिटेन्ड अर्निंग यानी पैसे को जो बचाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है हमारा? उसको हम रिटेन्ड अर्निंग करते हैं। क्वेश्चन में अक्सर आप देखोगे कि प्रॉफिट ना देके कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग दे देगा, तो आप इन तीनों को याद से प्रॉफिट ऐड कर देंगे, क्योंकि कलेक्टिवली ये क्या बनता है? कलेक्टिवली ये प्रॉफिट बनता है। लास्ट पे आ जाते हैं, मिक्स्ड इनकम। दीज आर द फैक्टर इनकम विच अराइजेस फ्रॉम टू फैक्टर सोर्सेज। अब देखिए मिक्स्ड इनकम है, यानी दो इनकम को मिक्स करके बनाई गई। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी ऑफिस रन करता है कहां पे? अपने ही घर में, अपने ही रेसिडेंट पे करता है। तो इसके दो सोर्सेज हैं। एक तरफ तो वो जो क्लाइंट आ रहा है उससे फीस चार्ज करेगा, और दूसरी तरफ वो अपने रेंट को भी सेव कर रहा है। सेम विद द डॉक्टर्स ऑल्सो, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अपने ही रेसिडेंट पे क्लिनिक चलाते हैं, वहां पेशेंट से फीस चार्ज करेंगे, और प्लस वो अपने रेंट को भी सेव कर लेते हैं। तो इसको इसलिए और क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। ओके, लास्ट में आ जाते हैं प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। अब इनकम मेथड के थ्रू अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले, नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफर इनकम यानी स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन को नहीं लिया जाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बाइक बिकी सेकेंड हैंड, कार बिकी, घर बिका, कुछ भी बिका, तो उसको कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उस पर जो भी ब्रोकरेज होगा या फिर मिडिलमैन द्वारा लिए गया किसी भी टाइप का कमीशन होगा उस सेल पे, तो उसको तो इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज जैसे मान लीजिए शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इसको भी कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये सिंपल पीस ऑफ पेपर है जो ट्रांसफर ऑफ हैंड से होता है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, विंडफॉल गेम आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि इसमें एक्चुअली देखिए किसी भी टाइप की
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं हो रही है। हमको ये बात को ध्यान में रखना है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो इट विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। Imputed value of owner services production for self consumption are also included while estimated। जो बात मैं कल समझाया था कि मान लीजिए एक किसान है, उसने 1000 kgs ऑफ राइस का प्रोडक्शन किया, उसमें से 800 सेल कर दिया और 200 अपने पास सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया है। उसको लिया जाएगा, क्योंकि ये जो राइस लिया जा रहा है ये क्या है, फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड है, भले से सेल्फ कंजप्शन के लिए लिया जा रहा है, लेकिन देन ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का टैक्स आप यहाँ पे पे कर रहे हो और पास्ट सेविंग से पे कर रहे हो, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसको भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाता। क्यों? एज दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी ये जो पास्ट सेविंग हुई है, पास्ट सेविंग का मतलब ये हुआ है कि जो वर्क हुआ है वो लास्ट ईयर में हुआ है और उसी लास्ट ईयर पे आपकी इनकम अराइज हुई है और उसी लास्ट ईयर में किसी भी प्रकार की ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। और हमको पता है कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम CY यानी करंट ईयर की एक्टिविटीज को लेते हैं। देखिए, इसीलिए ये करंट फ्लो एंड गुड एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज नेवर अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। अगली बात यहाँ पे लास्ट टॉपिक आ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी पे जो इनकम हो सकती है वो आप घर बनाए रेंट पे उठा दीजिए, ठीक है ना। रॉयल्टी के फॉर्म में हो सकती है, आपके पास बहुत सारा कैपिटल था, आपने उसको दे दिया, उस पर आप इंटरेस्ट पा रहे हो। या फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एक बंदा है, उसने काम किया, मेहनत किया, रिस्क लिया और उस पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सरप्लस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आज हमने क्या पढ़ा? हमने चर्चा इस बात पे की, इनकम मेथड के चार जो पार्ट होते हैं उसमें COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, रेंट आता है, रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है और मिक्स्ड इनकम आता है। इसको एक याद करने का जो तरीका है, आप छोटा सा एक टेक्निकलिटी मैं बता दे रहा हूं, वो क्या होता है मेरे हिसाब से, ये प्रिज्म है। प्रिज्म, प्रिज्म होता है ना, तो प्रिज्म है। P मतलब प्रॉफिट, R मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, I मतलब इंटरेस्ट, C मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और M मतलब मिक्स्ड इनकम। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यानी ये जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप कि उसके साथ ही साथ आपको नेशनल इनकम समझ में आएगी। डिटेल में समझना है तो अगेन आई एम सेइंग गो टू द प्लेलिस्ट, चेक इट आउट। मैक्रो इकोनॉमिक्स चेक इट आउट, नेशनल इनकम वहां से जाके देख सकते हो, डिटेल में आपको नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड लेक्चर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द